अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। आईनी अदालत बनी आईनी अदालत के बाद आज जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो, उसके बाद जुडिशल कमीशन और उसके अलावा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीज़ हैं उनकी तश्कील 9 हो गई है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मंदोखेल की एंट्री भी हुई है और उसके साथ जो अपोजिशन है वो एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही है। 27वीं तरमीम अभी वहीं की वहीं थी और बीच में 28वीं तरमीम की जो चहमगोइयां हैं वो भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर हमने अपोजिशन जमातों को इन तरामीम के खिलाफ न सिर्फ नारे लगाते हुए देखा बल्कि आज वो शायर दस्तूर के ऊपर मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों तक पहुंचे। और इस मौके पे महमूद खान अजगजई और असद कैसर, जिनका ताल्लुक तहरीक तफ्ज़ियान पाकिस्तान से है, उन्होंने न सिर्फ नारे लगाए और उन्होंने आइंदा जुमे से जो कमिंग फ्राइडे है वहां से एक तहरीक के आगाज का भी ऐलान किया है और वो यौम स्याह मनाने की तरफ जा रहे हैं। जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा और इसके अगले हफ्ते हम तमाम कौमी क़यादत को, तमाम लायर्स लीडर्स को, तमाम जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, उसको बुला के एक कम्प्रिहेंसिव लायबल बनाएंगे। ये मुल्क इस तरह जुल्म से, जबर से और डंडे से नहीं चल सकता। ये तो इनकी गुफ्तगू सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा तो इस पूरे अमल को काला कानून कह रहे थे और उनका कहना यह था कि इस कानून को हम रद्द करते हैं, इसके जरिए अदलिया पर हमला किया गया है। हम इस काले कानून को रद्द करते हैं। इस काले कानून के जरिए पाकिस्तान की अदलिया पर हमला हुआ है, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक पर हमला हुआ है। हम इंशाअल्लाह एक नई सुबह शुरू करेंगे। ये एहतजाज है। आपने ओपोजिशन के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी है, पारा काफी हाई दिखाई दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे हैं भाई 28वीं तरमीम भी लेकर आएंगे। अब ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का मामला है। फिर जजेस के इस्तीफे हुए, फिर वुकला कन्वेंशन बुला रहे हैं। वुकला भी हमने देखा कि उन्होंने फ्राइडे वाले दिन एहतजाज किया। अब ये सब हो रहा है तो मजीद इस्तीफे की या ट्रांसफर के हवाले से खबरें आ रही हैं इस पूरे जोरों शोर के साथ। तो क्या उन ट्रांसफर्स के नतीजे में या ये जो इस्तीफे हैं वो आएंगे, उसका कोई सियासी इंपैक्ट आएगा? सियासी जमातें कुछ कर पाएंगी, वुकला कुछ कर पाएंगे, या हुकूमत जिस तरह से कॉन्फिडेंट फिलहाल दिखाई दे रही है, सामने कोई रुकावट नहीं है और गवर्नमेंट एज पर प्लान आगे बढ़ेगी और इन तमाम चीजों के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाएगी? फिर अपोजिशन की तहरीक सिर्फ नारों तक होगी या अमलन ये गवर्नमेंट के लिए कोई चैलेंज बन सकेगी? ये हम मामलात हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। अपने खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी वोकल वाइब्रेंट शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खेलदास कोस्तानी साहब। मैं जरा आगाज पीपल्स पार्टी से करना चाह रहा हूं, चूंकि 28वीं तरमीम का शोर मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये बजट से पहले आ जाएगी, चूंकि ये NFC अवार्ड सूबों के शेयर से मुतल्लिक है। शैला साहिबा, अभी तो 27वीं तरमीम का मामला भी कहीं चल ही रहा था, शायद आप मुशावरत से भी फ्री हुए थे। अब 28वीं तरमीम मुस्लिम लीग नून ने आपको एतमाद में लिया या आपको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या आप लोगों को बताया गया है कि 28वीं तरमीम जो है वो पाइपलाइन में है? अच्छा देखिए, तरमीम आना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइव डॉक्यूमेंट है, वक्त के तकाजे बदल रहे हैं, लेकिन तरमीम आ जाना तो कुछ नहीं होता ना। तरमीम पे कंसेंसस डेवलप होना ही असल बात होती है और फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा, फिलहाल कंसेंसस नो है। तो यस, कंसेंसस नहीं होगा तो जैसे कि कालाबाग डैम नहीं बना और उन्होंने कहा कि इस तरह के कई मंसूबे कुर्बान हो सकते हैं, कंसेंसस रहना चाहिए जो भी कंसेंसस से डिसीजन होगा। तो और मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी और बजट से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि फिर बजट कैसे पास होगा। अच्छा, लेकिन आप लोग 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ा खुल के कहते रहे हम उसको रोल बैक नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो चीजें आ रही हैं, जाहिर है कि NFC अवार्ड को लेकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कहती रही है, मौजूदा गवर्नमेंट जिसमें आप लोग खुद हिस्सा हैं वो कहते हैं देखें विफाक से पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन सूबे उस तरह से एक्सपेंडिचर नहीं करते, तो बुनियादी तौर पे तो उसमें वही चीजें जो 18वीं तरमीम में थी वही वापस लेने की या उसका शेयर कम करने की बातें नहीं, हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। जो सूबे ना कर सके उनका मसला है। सूबा सिंध में तो माशाल्लाह काम भी हो रहा है और सीधा सीधा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है कि पाकिस्तान के अलावा
दुनिया जो है वो सिंध पे एतमाद कर रही है। इंडिया का गुजरात और पाकिस्तान का सिंध छठे नंबर पर है, जिसमें सबसे ज्यादा एशिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो काम हो रहे हैं, अब जिनके यहाँ नहीं हो रहे हैं वो कोई भी बात करे। लेकिन मैं नहीं समझती कि अब केपी कहे कि हाँ जी एनएफसी में जो है वो आप कमी कर लें। तो मैं नहीं समझती कि अभी तक बैठी हुई चुप मरियम भी इस पे वो करें, क्योंकि सबसे बड़ा तो 260 अरब रुपए तकरीबन या 30 अरब का तो डेफिसिट उनको होगा पंजाब को, और वो पहले ही कह चुकी है पंजाब की तरफ कोई भी ना हाथ उठाए। बिल्कुल ठीक है। मैं जरा शफी जान साहब, चूंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वो बात खुद भी करते हैं, उनकी हुकूमत भी करती है कि इसका अगर कोई ऐसी फार्मूला चेंज होता है तो शायद छोटे सूबे ज्यादा मुतासिर होंगे, और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे ऑलरेडी इतनी अमाउंट वाजिबुल अदा है, विफाक के जिम्मे वो दे नहीं रहे, चाहे वो जम अजला से मुतल्लिका हो या एनएफसी शेयर हो। शफी जान साहब, अब 27वीं तरमीम तो चले हो गई सो हो गई, 28वीं भी आने वाली है, फिर कहा जा रहा है कि बजट से पहले पहले हो जाएगी चूंकि शेयर से मुतल्लिका है। तो ये बताइए कि ऐसी कोई इनपुट है, कोई ऐसी चीज आप लोगों से सूबे को इन्फॉर्म किया गया है, या कोई तजावीज मांगी गई हैं, या आपको खुद से ज़ाहिर सर्कल से पता तो चल जाता है कि क्या फार्मूला आ रहा है, क्या शेयर कितना होगा, या क्या कुछ उसमें आने वाला है? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल 28वीं तरमीम की बात हो रही है, और 28वीं के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि 29वीं तरमीम भी करेंगे। जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है, 26वीं और 27वीं जो पास की गई है, उसमें तहरीक इंसाफ ने इस गैर आईनी और गैर कानूनी जो इकदाम इन्होंने किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उसको हमने पहले भी कंडेम किया, उसकी मजम्मत हम अभी भी करेंगे, और इंशाल्लाह आप अनकरीब उसके बारे में तहरीक का जो हम आगाज करने जा रहे हैं तो वो भी आपके सामने होगी। और मोहतरमा ने जो बातें की कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा तो हम ये नहीं करेंगे, तो इनके मोहतरमा से कोई ये भी बता दें कि जी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डंडे के जोर पे सब कुछ करेंगे, ना इनसे कोई तजवीज़ मांगी जाएंगी, ना इनसे पूछा जाएगा, इनके पास एक ड्राफ्ट आएगा और ये दोनों चुपचाप करके उसको वोट करेंगे। जिस तरह नवाज शरीफ आए हैं और उनको उन्होंने वोट डाला है, और उसने बात भी नहीं कि उनको इजाजत नहीं थी बात करने की 27वीं तरमीम पर। जिस तरह खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो व्हील चेयर पे है, और हम दुआ गो हैं अल्लाह उनको सेहत दे, उन्होंने व्हील चेयर पे आके उसको वोट दिया, तो ये पीछे डंडे का जोर है। ये 27वीं भी करेंगे, 28वीं और 29वीं भी करेंगे। तो हमने इस्लामाबाद वाली, मैं जरा कोस्तानी साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन शफी जान साहब मैं आपका कमेंट देना चाह रहा हूं। जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई जिसमें मुजम्मिल असलम साहब गए थे, या आपके असम्बली की करारदादें फिर जिरगा, वो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास की हम मुतालबा सुन रहे थे, तो कोई आपने इस सिलसिले में जो आप कहते हैं कि हमारी इतनी अमाउंट वाजिबुल अदा है, आपने फिर से कोई लिखा है, कोई कांटेक्ट किया है विफाक से? क्योंकि विफाक ये कहता है कि पैसे जो दिए जाते हैं सूबे उसको डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर नहीं लेके जाते। देखिए, एनएफसी की बात अगर करें तो एनएफसी पे हमारा शेयर जो बनता है वो 14.6 हमें मिल रहा है, और हमारा शेयर जो बन रहा है वो 19.5 है। तो एनएफसी में तो हमें पहले से पैसे कम मिल रहे हैं। मर्जर में जो हमारे से वादा किया गया था कि जब मर्जर हो जाएगा तो हर साल आपको 100 अरब रुपए मिलेंगे, हमें आज तक 1 रुपए नहीं मिला। हमें एनएचपी की मद में अरबों रुपए हमारे वफाक के ज़िम्मे हैं, ऑयल एंड गैस की मद में हमारे वफाक के ज़िम्मे अरबों रुपए है, वार ऑफ टेरर में जो इन्होंने ज़रब अज़ब और जो बाकी ऑपरेशन ये कर रहे हैं उनमें हमारे अरबों रुपए इनके जिम्मे, हमारे 3000 अरब रुपए जो है वो वफाक ने हमें देने हैं। तो ये जो वादे कर लेते हैं, अभी तक इन्होंने एक वादा भी पूरा नहीं किया। तो इंशाल्लाह जो भी हमारा हक है, जो आप कह रहे हैं वादा पूरा नहीं किया। जरा मैं शरीफ साहब आपकी तरफ आता हूं, आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन मैं जरा कोस्तानी साहब को जरा शामिल कर लेना डिबेट के अंदर, क्योंकि सबसे बड़े वो स्टेक होल्डर तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के नाते से वो हैं। खेलदा साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं, जब ये आर्गूमेंट आता है कि देखें विफाक से पैसे ले लिए जाते हैं, सूबे उसको खर्च नहीं करते, ये किसी हद तक जायज़ है कि वही जो हेजमनी विफाक की थी अब वो सूबाई दारुल हुकूमतों की है, वो पेशावर हो, वो कराची हो, लाहौर हो या क्वेटा हो। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है तो लेके जाएं, इसमें अगर मसला है तो मसले का हल भी तो आपने करना है। पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, उनसे इशू है तो उनसे कहें कि नीचे अजला की सतह पे लेके जाएं। बलूचिस्तान में भी तो आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट नहीं है। तो अब क्या ये वाकईतन जो इशू है वो सिर्फ तरमीम से ही हल होगा, या एक प्रोसीजरल इशू है जो हल किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट्स के साथ वैसे उनको कन्वे किया जाए, या कम से कम जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि हम कभी ये नहीं कहते कि सूबों को जो पैसे मिलते हैं वो खर्च नहीं करते हैं और ज़्यादा होते हैं या वो कहाँ जाते हैं। ये आइनी
طور پہ ہم نے ایک NFC کے تحت صوبوں کو وفاق پیسہ دیتا ہے. یہ ہر صوبے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس مد میں کہاں پہ کون سی ترقی کے جو پروجیکٹ لگاتا ہے. وہ ہر صوبے کے اپنے ان کا مینڈیٹ ہے. یہ ہم نے نہیں کہا ہے, نہ ایسا رویہ وفاق کا کبھی, خصوصاً ہمارا تو کبھی نہیں رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون چاروں عقائدوں کو برابر کی حیثیت سے دیکھتی ہے, اور چاروں عقائد مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو یہ بات میں اس کو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا موقف نہیں ہے وفاق کا. ہاں یہ بات ضرور ہے, جس طرح شیلا صاحبہ نے بھی کہا, ہم کوئی یک طرفہ فیصلہ بھی نہیں کریں گے, نہ پہلے کبھی کیا ہے. اس وقت تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اتنی امینڈمنٹ کے لیے اکیلے کی اکثریت نہیں ہے, نہ نمبرز ہے. تو ہم کوئی بھی اگر امینڈمنٹ لاتے ہیں, جس طرح پہلے 26ویں ترمیم آئی, 27ویں آئی, تو ہم نے پیپلز پارٹی سے, MQM سے, باقی جو ہمارے اتحادیے سب سے مل کر ہم نے کی ہے. اور 26ویں ترمیم میں ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. PTI کا اس کے جو تھرو ایک رابطہ تھا ہمارا, تو ان کو بھی سب مد نظر رکھا گیا. تو ترامیم جب ہوتی ہے تو پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر, تمام چاروں عقائدوں کو لے کر, تمام کے مفادات کو لے کر کی جاتی ہے. یہ کوئی یک طرفہ ہم نہ پہلے نہیں کیے, نہ آئندہ کریں گے. یہ بات ضرور ہے 28ویں ترمیم ہم کرنا چاہتے ہیں, جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ 29. دیکھیں ہمارا بنیادی کام ہی ہے قانون سازی کرنا, جو پاکستان کے بہتری کے لیے ہوگا, جو ملک کے اداروں کے لیے بہتری کے لیے ہوگا, جو پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہے, وہ ضرور ہم قانون سازی کریں گے, عوام کے لیے کریں گے. ٹھیک ہے, یہ جملے بڑے شاندار ہیں کھلدا صاحب. اگر کوئی ایشو نہیں ہے, پھر ترمیم کی یہ ساری باتیں کرنا کہ صوبوں کا شیئر اس میں ری شفل کیا جائے یا وفاق کا ایکویشن چینج کیا جائے, پھر اس کی ضرورت کہاں محسوس ہوئی ہے, وہ بھی تو بتائیں نا. ہاں, اب بنیادی سوال اب آپ آئیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ڈیفینس ہے, وہ ڈیفینس میں ہم جو وفاق پیسہ دیتا ہے, وہ جو ہمارے چاروں صوبوں کے لیے جو سلامتی, ڈیفینس, دفاع کے لیے خرچ ہوتے ہیں, نہ کہ صرف وفاق کے. تو 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ضرور ہوا ہے کہ صوبوں کے پاس شیئر ہے, تو وفاق کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. آج 2025 ہے, آج جو جدید دنیا میں جو ٹیکنالوجی آئی ہے, جو دفاع کے لیے پیسے چاہیے, اس پہ آپ نے پرائم منسٹر کی جو اسپیچ تھی 27ویں ترمیم کے آخری دن, وہ بھی آپ نے سنی تھی. مگر کوئی یک طرفہ فیصلہ, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اس نے مخاطب ہو کے کہا تھا, جس طرح انہوں نے مثال دی تھی کالا باغ ڈیم پہ سندھ کو اعتراض تھا, تو ایسے ہم 100 ڈیم جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں. ملک کی مفاد سے کوئی بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. تو اس طرح کوئی بھی اگر چیز ہوتی ہے جس میں ہم صوبوں کو ساتھ لے کر ان کی مشاورتیں, تمام جماعتوں کو یہ کرنا چاہتے ہیں, اور مشاورت سے اگر کسی بھی معاملے پہ ہوتی ہے تو ہم اس میں ترامیم کریں. جیسا 26 میں آپ دیکھیں, ہم آئینی عدالتوں کو نہیں کر سکے, ہمارے پاس نمبر نہیں تھے. 27ویں میں ہمارے پاس نمبر تھے, ہم نے مل کے کیا. جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو, نواز شریف صاحب نے چارٹر اور ڈیموکریسی میں 19 سال پہلے سوچا تھا, اس کو ہم نے کیا. اسی طرح ہمیں جو اب MQM یا بلکہ ہمارا سب کا پنجاب اسمبلی کا یہ قرارداد پاس ہوئی ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے اس کو ایک ترامیم کے ذریعے یکسر بنایا جائے, یا اس میں نچلی سطح پہ اختیارات دیے جائیں, پیسے دیے جائیں, تو وہ جو 3rd ٹیئر ہے, تو یہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرتا ہے. بالکل ٹھیک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شہرا صاحبہ, ایک چلیں ہم اب 28ویں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. جو آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ بھی ہوا, اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں انہوں نے کیا. کل ہم نے لاہور میں دیکھا کہ اپوزیشن نے ایک ریلی پنجاب اسمبلی سے چیرنگ کراس تک نکالی ہے. کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بار ایسوسیشن ہے, سندھ والوں نے بھی ایک کنونشن بلایا 22 سے 23 تاریخ کو. تو آپ کو موجودہ سینیریو میں لگتا ہے کہ ان ترامیم کے ماحول کے اندر جو ہے اپوزیشن کوئی واقعتاً آپ لوگوں کے لیے چیلنج بن سکتی ہے اس گورنمنٹ کے الائنس کے لیے, یا ماحول ہے ایک اپوزیشن کی تحریک کا؟ اچھا دیکھیں, لائرز کی تحریک میں اگر یہ اپنا ویٹ ڈالتے ہیں تو لائرز میں بھی ڈویژن آ چکی ہے کافی حد تک, اور بہت سارے اسٹیپوں کے بعد جو ایک بات ہو رہی تھی کہ ڈھیر لگ جائے گا اور یہ ہو جائے گا, اس طرح سے نہیں ہوا, اور اس طرح سے لوگ نہیں نکلے. کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پولیٹیکلی ظاہر ہے کہ وہ ایفیلیٹڈ ہیں تو وہ کر رہے ہیں, لیکن اپوزیشن کے پاس تو 2-4 لوگ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں.
और सारे बिखरे हुए हैं। जहां तक बात इन्होंने ये की कि पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर डंडे से जोर से होगा, तो भाई ये तो आपका बैकग्राउंड है कि आपके यहाँ आपके बानी कायद कहते हैं कि जब कोई बिल पास होना होता था तो फिर फोन कराया जाता था, फिर पास होता था। तो हो सकता है कि कोई एक जो है कोई एक एलिमेंट आपके पास भी ऐसा हो जो आपसे अभी भी बात मनवाता हो और आपसे कहो कि चुप रहो, इसमें कोई तकरीरें तो करना, लेकिन रिटर्न जो है ना, कोई डिसेंटिंग नोट जाके कमेटी में ना बैठना। तो अगर आप कमेटी में बैठते और एक डिसेंटिंग नोट की शक्ल में आपकी सजेशंस हो जाती, और हो सकता है बहुत सारी शामिल भी हो जाती, जैसे आपकी सजेशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और जैसे ही आप अडियाला गए बस खत्म। तो उसके बाद उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूछा आपसे कि हम वोट दे दें, तो आपने कहा हाँ दे दें। और वो जो अगर आप उनको लें कामरान मुर्तजा को, तो वो कहते हैं कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन मेरा काम ही यही था कि अपने ऑफिस से इनके ऑफिस तक, ऑपोजिशन के ऑफिस तक जाना, कि भाई परसों तो आप कह रहे थे हम वोट डालेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो आमिर डोगर और बैरिस्टर गौहर कहा था कि हमें कोई एतराज नहीं है इस पर। तो बाद में कहना कि नहीं यूं था ये था, उसका कोई मान ही नहीं रखता। और अब जो है वो सूरत हाल ये है कि अब इनको एक बेहतरीन मौका था, कमेटी बनाई गई थी लेकिन ये नहीं गए, किसके कहने पे नहीं गए। डिसेंटिंग नोट होता रिटर्न फॉर्म में, लाउड स्पीकर बने, हर एक अपना मुख्तलिफ ख्याल रखते रहे। तो मैं समझती हूँ कि पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शफी जान साहब, ये आज जो इस्लामाबाद के अंदर हमने ये देखा कि अपोजिशन की जमातें निकली, चकज़ई साहब बाकी सब लोग थे और कहा जी हम जुमे को यौम स्याह मनाएंगे, या फिर आप भी अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि तहरीक चलाएंगे। ये सब पहले होता रहा है, यानी हमने पिछले 2 साल से जब से असेंबली बनी है तहरीक इंसाफ इस किस्म की वॉक्स भी कर रही है, एहतजाज भी कर रहे हैं। डिफरेंस क्या होगा? ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा जाए कि अब कोई रेजोनेंस महसूस होगी, या जो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट के अंदर है वो कहेगी हाँ इनसे बात करनी है, देखिए अब हम प्रॉब्लम के अंदर आ गए हैं, हॉट वाटर्स, वो आप कैसे कर पाएंगे? मतलब अलग या मुख्तलिफ क्या है? देखिए, आपने आज देखा होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर और असम्बली के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA सारे मौजूद थे, अपोजिशन पूरी मौजूद थी, और वहाँ पे उन्होंने एक रैली भी निकाली, अलामती। आप इनकी खौफ का ये आलम देखें कि अपोजिशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती देखे इस मुल्क में तो ना आईन है, ना कानून है और ना ही जमहूरियत है। अब उनको स्पीकर साहब जो है वो नामजद नहीं कर रहे। इसी तरह आप पंजाब असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं है, आपका सेनेट में अपोजिशन लीडर नहीं है, और ये तरमीम पे तरमीम कर रहे हैं। तो ये 17 सीटों पे आए हुए लोग हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो इनके पीछे ना कोई अवाम की ताकत है और ना ही ये जमहूरी लोग हैं। ये सारे फॉर्म 47 पे आए हैं और डंडे के जोर पे ये सारे जमा है। जहां तक तहरीक की बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मोबालाइजेशन कर रही है। हम अपने बार्स के साथ लगे हुए हैं, लाहौर बार से बात हो रही है, कराची बार में आप देख रहे होंगे, इस तरह रावलपिंडी बार, पेशावर में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी के नीचे जो बिल्कुल मुत्तहिद हो चुकी है। और जो सुहेल आफरीदी साहब जो इस बार इस तहरीक को लीड करेंगे, जो नौजवानों की एक उम्मीद है, जो खैबर पख्तूनख्वा की उम्मीद है, सुहेल आफरीदी साहब जो इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो इनको लग पता जाएगा ये तमाम तर तरमीम, तमाम तर कानून साजी तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, और जब भी जो भी तारीख इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे तो इंशाल्लाह अवाम की जो ताकत है इनको बहा के ले जाएगी और इनको लग पता जाएगा कि अवामी ताकत क्या होती है। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कोलैबोरेशन की बात है, तो ये हमेशा अपने मफादात के लिए खेलते हैं, ये अपने मफादात के लिए कवानीन पास करते हैं, अपनी मफादात के लिए इस्तिस्ना लेते हैं, क्योंकि इनकी तो आगे भी जराइम, इनकी जो माजी देखे तो भी जराइम से बड़ी हुई है। अगर इनका मुस्तकबिल में भी कोई डाका डालने का मूड होगा तो बिल्कुल ये अपने लिए इस्तिस्ना भी ले रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दामात की भरपूर मोबिलाइजेशन कर रही है, और जो तहरीक हम शुरू कर रहे हैं जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान भी इसको लीड करेगी और उसको बैक तहरीक इंसाफ करेगी, तो इंशाल्लाह इस बार की जो तहरीक होगी, आप कह रहे हैं जरा ये बड़ा वैलिड पॉइंट जो आपने उठाया, मुझे शैला साहब अभी इशारा करती नजर आ रही है। जरा मैं खेलदास का आपका खास करके ऑपोजिशन लीडर वाला बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं शैला साहब की तरफ जाऊंगा। अगर मुझे दे टाइम 1 मिनट के लिए, चले कमेंट कर ले पहले आप।
भाई शुक्र है कि ये ट्रम्प कार्ड से अब मास्टर स्ट्रोक पर आ गए। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हकीकत पता चल गई और अवाम जो है वो इनकी रिजीम किसी चेंज में आप इनके साथ मिली हुई थी, ट्रम्प की बात ना करें, रिजीम चेंज में आप भी इनके साथ मिली। देखिए अब ट्रम्प कार्ड से अब आप मास्टर स्ट्रोक पे आ गए तो आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी इस्तिस्ना बात हमने ये कि हासिल आपने कार्ड्स किया। बदलते रहते हैं ना, कार्ड्स बदलते रहते हैं शैला साहबा। आपने जितनी भी आपको तहरीकें इस्तिस्ना चलाई, की, आप अवाम ने इस्तिस्ना पे उसका बात करें, साथ आपने नहीं इस्तिस्ना दिया है, अवाम ने आपने साथ ऐसा नहीं क्या दिया किया है। कि आपने इस्तिस्ना लिया? जिनको आपने ऐसा क्या किया कि जिनको आपने अपनी ताकत जो अच्छा है, आप जो हमारा कोई पार्लियामेंट की आप एक भी फॉर्म 45 साबित नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी का। दूसरी बात ये है कि आप अपने आप आप चलें जी, चले 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 चैलेंज करते हैं, तहरीक से चैलेंज करते आपके हैं, अवाम नहीं निकली है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि बड़ी चैलेंज करते हैं। संजीदा आप आपको ये बात दिन में कोई हाँ हल्का बता दे, वो कोले हम खैबर पख्तूनख्वा में खोलते हैं, पता लग जाएगा कौन फॉर्म देखिए कौन मैं फॉर्म तो 47 कह ही से नहीं आया, रही कौन ना 45 आपको, से आया मैं हुआ थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ आपको कि मैं नहीं कह रही आपको। मौलाना फजलुर रहमान जिनको आजकल आप बहुत मुतक़िद हैं, उन्होंने कहा है कि केपी में पीटीआई फॉर्म 47 है, लेकिन केपी में हल्का सिंध में आप आप किसी बताएं, को केपी नहीं, में हल्का मौलाना पीपल्स फजलुर पार्टी को रहमान आप साहब नहीं, बताएं, मैं हम तो हल्का खोलने जानती को नहीं। तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान से बात करें, उन्होंने आप कहा अपनी है आप ठीक बंदूक है। मौलाना साहब के कंधे और पे ना रखी। नहीं आपने रखी हुई थी लेकिन वो सिरक गई है, तो नहीं नहीं, मेरा हम नहीं कहने का रख रहे, मतलब हम ये अपने है बाजू पे आए हैं, हम अच्छा चले चले मुझे देखिए मुझे आपका तो ट्रम्प मुझे जरा कार्ड अब मास्टर खेलदास स्ट्रोक हो साहब गया। हम अपने तो बाजू मैं पे ये आए हैं, समझती बिसातियों हूँ पे नहीं कि आए। चले वो मैं ये समझती हूँ कि हमने आपके जुल्फ़िकार अली अफरीदी भुट्टो साहब साहब के आइन को मसख अफरीदी नहीं किया। साहब भी हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो अफरीदी साहब की देखिए शहादत को, जुल्फ़िकार अली बेनज़ीर भुट्टो भुट्टो की साहब ने शहादत भी को नहीं बेचा। 9 तरमीम की थी और वक्त के साथ तरमीम करनी पड़ती है। और अब ये आप तरमीम पार्टी आपके के गले पड़ेगी शाइला साहिबा। देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल आपके गले अफरीदी पड़ने वाला देखा है, जाएगा मेरे ख्याल बिल्कुल जो ठीक है। आप इसको चाह रहे हैं इसका वो इसका नहीं फैसला तो होगा। जाहिर वक्त आएगा। खेलदा साहब मैं आपकी तरफ आ जा रहा हूँ। ये बड़ी वैलिड बात है, जब तरमीम हो रही थी तब भी एक सवाल हो रहा था कि अपोजिशन के लीडर के बगैर तो ज़ाहिर मुनासिब नहीं लगता। ऐवान में नंबर उन्होंने शो कर दिया कि हमारे 74 अरकान है, कौमी असम्बली में इतने सेनेट में है, तो अब तरमीम भी हो गई है, चीज़ें सेटल डाउन आपके लिए हो गई, जो आप चाहते थे अचीव भी हो गया। क्या रुकावट है अभी तक कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर की तकरीरी में? पहली बात यह कि आइन में ये नहीं लिखा हुआ है कि अपोजिशन लीडर होगा तो तरमीम होगी वरना नहीं होगी। ये उससे कोई रिलेटिव नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर होना लाजमी है। जो बात आप कह रहे हैं कि ये इनके इतने वोट है, तो वोट मुखालफत में क्यों नहीं पड़े? हमारे मुखालफत में, इस तरामीम के मुखालफत में तो सिर्फ 4 वोट पड़े हैं। पीटीआई के वोट कहाँ गए, चले गए? जो ये दावा करते हैं हमारे 92 है, 83 है, इतने कहाँ चले गए थे वोट? ये बताए तो थी ना, सेनेट में पड़े। तो बाइकआउट क्यों कहे? मतलब आप खामोशी से ये इसको कबूल कर लिया था, इसका मतलब ये हुआ। अब आप सड़कों पे 200 लोग आज इस्लामाबाद में 50 लोग लेके आते, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका जो प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट के अंदर, आपका जो मैंडेट है, जिसको आप कहते हैं कि हमारा बड़ा मैंडेट है, तो वो दिखाते। वो इस तरामीम की मुखालफत में वोट नहीं दिया आपने। ये अब आप अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज 2025 है, पाकिस्तान की अवाम जी शऊर है, वो आपको पता है कि आप कितना कंप्रोमाइज़ है, किस तरह आप हर चीज़ में अंदर ही अंदर जो कमरों में क्या बात करते हैं, बाहर अवाम के सामने क्या करते हैं, टीवी पे क्या करते हैं। तो ये आपका जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है कौम के सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि जो महमूद खान अचकज़ई है, ये इन्होंने नाम दिया है, तो इतनी इस जमात में एहलियत नहीं है, इतने कोई इनको बानी पीटीआई को ऐसा शख्स नहीं मिला जो अपोजिशन लीडर बना सके, जिसकी 26 साल बड़ी मेहनत है। कोई वफादार वो नहीं समझता, किसी पे उसको एतबार नहीं है। उस शख्स को मैं उसका, महमूद खान अचकज़ई साहब एक जमहूरियत पसंद लीडर है, मगर उसका जो इस वक्त नुक्ता नज़र है वो मुल्क के हक़ में नहीं जा रहा है। और दूसरी बात ये स्पीकर साहब का सवाबदीद है कि वो किसको क्यों नहीं नोटिफाई कर रहे हैं, वो वही बता सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत में ऐसा शख्स आईन तहफ़्फ़ुज़ की ये तहरीक बात कर रहे हैं। क्या इन्होंने भारत के ख़िलाफ़ हमने जंग जीती, इनकी तमाम मीटिंग्स में कभी पाक फ़ौज के हक़ में कोई करारदाद आई? क्या दुश्मन के ख़िलाफ़ कोई बात की? अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमले किए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, ये काबुल की ज़बान बोलते हैं, ये काबुल की ज़बान बोलते हैं। तो ऐसी ये कौन सी तहरीक है जो मुल्क के इदारों के खिलाफ हो? तो आईन तहफ़्फ़ुज़ नहीं है,
ان کا آئین تحفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے PTI جس نے آئین توڑا ہے. پہلا سویلین ہے عمران خان اور عارف الوی پریزیڈنٹ اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا. کسی ڈکٹیٹر نے توڑا تھا, مشرف نے توڑا, ضیاء الحق نے توڑا, ماضی میں ڈکٹیٹروں نے یہ کارنامے کیے, مگر ایک سویلین جماعت اس کے لیڈرشپ نے یہ کارنامہ بھی کیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے. آپ نے تو آئین کو کبھی, آپ کہتے ہیں نا ہم اس دستور کو میں نہیں مانتا نہ جانتا, تو واقعی آپ نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں. آپ نے جو اس آئین کے ساتھ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی سویلین کو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے یہ بات ہم کر سکتے ہیں آئین کے تحفظ کی, یہ نہیں کر سکتے. اور ان کا محمود خان اچکزئی صاحب, ایک بات آپ کو بتا دوں, مجھے نہیں, میری ذاتی رائے ہے محمود خان اچکزئی اس وقت اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکے گا. اچھا, یہ آپ چاہتے نہیں ہیں یا کوئی قانونی رکاوٹ ہے؟ ان کے بس میں نہیں ہے. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو اس کا اس وقت رویہ ہے, جو اس کی جو وہ کلمات ہے, وہ اس طرح وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتا. اور میں تو یہ چاہتا ہوں, بنیاد کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ذرا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شفیع جان صاحب, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رویہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بنیں گے. دوسرا یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو تحفظ آئین کی کیسے بات کر سکتے ہیں, آپ آئین توڑنے والے ہیں اور آپ تو یہ کیسی, مطلب آپ دیں جواب اس کا. دیکھیں, کوہستانی صاحب کی بس کی بات نہیں ہے, اس کی بس میں نہیں ہے پوزیشن لیڈر لگانا. یہ فیصلہ کہیں اور سے آنا ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آئین توڑا ہے, تو آئین ہم نے کب توڑا ہے؟ آئین تو دیکھیں جی, یہ اصل میں نا ان کو عادت ہے امپائر کو ساتھ ملانے کی. ان کا ٹریک ریکارڈ ہی ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں, لیکن پہلی دفعہ ان کو ٹف ٹائم مل رہا ہے. اب عمران خان نے ان کو 3 سال میں ڈیل نہیں دی, تو ان سب نے آئین میں خود کو معاف کر دیا ہے. یہ ایسا نہیں چلے گا. یہ پاکستان جو ہے اب یہ شعور والا پاکستان ہے, یہ 2025 کا پاکستان ہے, یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے. اور آپ کو لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. یہ جب آپ باہر نکلیں گے, آپ باہر تو نکلے کمروں سے, آپ نکل ہی نہیں سک رہے اپنے بند کمروں سے, بلٹ پروف گارڈوں سے. ہم عوامی لوگ ہیں, ہم عوام میں موجود ہیں. عوام کی جو پلس ہے وہ ان کو نہیں پتہ, ان کو لگ پتہ جائے گا. عمران خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو یہ نظام دھرم برم ہوگا, یہ ساری چیزیں ہم ریورس کریں گے اور ان سب پہ ہم انشاءاللہ آئین کو مسخ کرنے کے مقدمات بھی بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے شیلا صاحبہ, یہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں گے سب درم برم ہو جائے گا. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہیں ہو رہی, پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے اس فیصلے میں؟ ایک تو یہ سارے آزاد ہیں اور بات صحیح باہر نہیں آتی. اب یہ محمود خان اچکزئی کی بات کر رہے ہیں. جب ان کے لیڈر باہر تھے تو چادر اڑ کے اسٹیج پہ کنٹینر پہ چڑھ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. ہماری اور نون لیگ کے مسئلے تھے تو ہم نے تو COD کیا نا, پھر بھی ہمارے سمجھتے ہیں کہ نظریاتی ہمیں مخالفت ہے. لیکن کل آپ کہیں گے کہ شیخ رشید ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے. دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں بہت سنجیدگی سے. یہ ابھی تحفظ آئین کر رہے ہیں. ان کے ایک تو اسپیکر کا استحقاق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کرتا, اور ان کا وزیر اعظم بھی اس وقت اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتا تھا جب تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہو. لیکن نہ صرف اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی تو اس کا مطلب اس نے آئین بالکل نہیں پڑھا تھا. پھر صدر نے اس کو ایسے ریٹیفائی کیا جیسے کوئی سے بل کو ایکسٹینڈ کر رہے ہوں. تو یہ آئین کو کیا جانے, جنہوں نے پرویز مشرف سے دوستی اس لیے کی ہو کہ 100 سیٹیں چاہیے, لڑائی اس لیے ہو کہ وہ 36 دے رہا تھا. تو تحفظ آئین کے بجائے یہ اپنا نام تغافل آئین رکھیں, کیونکہ ابھی بھی انہوں نے تغافل برتا آئین سے, اس میں نہیں انٹرسٹ لیا اور اس کے فوراً بات کہا کہ ہم سے بات چیت کی جائے, ڈائیلاگ کیا جائے. تو بھائی اگر ڈائیلاگ بھی ہوگا تو آپ سے کسی اور موضوع پہ ہو سکتا ہے. ایک کنوکشن جسے ہو گئی ایک شخص کو, اس کی سزا تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی نا, وہ تو کنوکشن ہوئی ہے, ثابت ہوا ان پہ جرم. بالکل ٹھیک ہے. میں کھیلدار صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس تحریک کے حوالے سے شفیع جان صاحب بات کر رہے ہیں, پھر اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ فرائیڈے کو یوم سیاہ منائیں گے, تو گورنمنٹ کوئی ڈر شر تو نہیں رہی؟ یہ خاص کر وکلا بھی تھوڑے کنونشنز بلا رہے ہیں اور پھر کہا جا رہا ہے کہ شاید جو مستعفی ججز ہیں وہ بھی کوئی خطاب شتاب کریں گے آ کے. دیکھیں, احتجاج کرنا, جلسے کرنا, پرامن مظاہرے کرنا, یہ جمہوریت کا حسن ہے. بالکل کریں, آج بھی انہوں نے کیا ہے, جب بھی کرنا چاہیں ویلکم, کوئی نہیں روکے گا ان کو. ہاں, انتشار,
फसाद जिस तरह 26 नवंबर को किया था, इस तरह कोई अभी दोबारा ऐसी कोई कोशिश की तो उसको उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह 26 नवंबर को निपटा जाएगा। बाकी ज़ाहिर है ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब है या जो भी ये सियासी अपना एहतजाज करना चाहें बिल्कुल करते रहें, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि जवाज़ ही नहीं है एहतजाज का। किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं? आपके पास फोरम मौजूद था, आपने वोट नहीं दिया उसके अगेंस्ट, आपने कबूल किया है, तो ये आप आवाम को क्या लेके जा रहे हैं? और आवाम के मसाइल, ये एहतजाज ये मसला ही नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी, उनके अपने मसाइल हैं, वो चाहते हैं हुकूमत से कि हुकूमत उनके लिए कोशिश कर रही है। हम मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की, आवाम के मसाइल पे हमें बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट का फ्लोर इनके पास मौजूद है, नहीं बात करते। कभी इन्होंने आपको सुना, मुझे 1 सवा साल हो गया आवाम के मसाइल पे बात की हो, महंगाई पे बात की हो, जो आज मईशत बेहतर हो रही है उस पर बात की हो? नहीं, ये कभी नहीं करेंगे। तो इनके पास कोई जवाब नहीं, अवाम में जाने के लिए कोई ठोस जवाब होता है वो इनके पास नहीं है। अक्सरत थी, हमने तरामीम की एक इत्तेफाक से की, 26वीं भी हमने इत्तेफाक से की, और कल अगर 28 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इत्तेफाक अगर होगा तो वो भी करेंगे। बाकी ये अवाम में मैं समझता हूँ इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अवाम को ये कायल कर सके, अवाम को अपनी तरफ मायल कर सके। बाकी ये इंतशारी एक जमात है, और मैं समझता हूँ ये जमात पाकिस्तान की तरक्की के लिए कभी नहीं सोचेगी। इनको सड़कों पे, इंतशार पे इस तरह की गुफ्तगू करनी है, करते रहे। हम भी, मैं समझता हूँ अवाम इनको अब जान चुकी है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, और अब अवाम जो है वो हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। और जो बाई इलेक्शन हो रहा है वो भी आपको पता लगेगा कि किस तरह अवाम हमें मैंडेट देती है, अवाम हमें मुंतखब कराती है। तो ये मेरे ख्याल में वो बड़ा सरप्राइज़ होगा इनके लिए। ठीक, खेलदा साहब की जो बात है उसको आगे आपकी तरफ लेके आऊंगा। मुझे यूं लग रहा है उनकी गुफ्तगू से और शहला साहबा की कि वो कम से कम आपकी किसी तहरीक से खौफजदा भी नजर नहीं आ रहे हैं, उसको सीरियस ले नहीं रहे। दूसरा, आप जब ये कह रहे हैं कि खान साहब निकलेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, धर्म भरम हो जाएगा, सवाल बुनियादी है ये, खान साहब निकलेंगे कैसे, आप लोग निकालेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, दास साहब कह रहे हैं कि जी हमें लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। 17 सीटों पे बैठ के इस तरह की बात करना, इनकी मुंह से ये अल्फाज निकलना, ये कोई जायज बात नहीं है। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है बंदे में, लेकिन बदकिस्मती से मतलब इन्होंने तरमीम के लिए बिल्कुल ये लेटे हुए हैं। ये दोनों पार्टियां बिल्कुल लेट के ये फर्मा बरदार बच्चे बनी हुए हैं। जहां तक इमरान खान साहब की निकलने की बात है, तो इनको ये जो कह रहे हैं कि जी हमें कोई खौफ नहीं है किसी एहतजाज से, तो इंशाल्लाह सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में जब यहाँ से लोग निकलेंगे, जब इमरान खान साहब कॉल देंगे, तो इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ना खंदकी खोदना, ना कंटेनर लगाना, अगर लगाने हैं तो लगा लेना। हम वो भी लास्ट टाइम भी हटा के पहुंचे थे, इस बार भी हटा के पहुंचेंगे। इन्होंने हम पे गोलियां चलाई, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ चट्टान की तरह खड़ी है। इनके जब लीडर उतरते थे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो इनके 50 लोग नहीं होते थे। जब इमरान खान साहब अडियाला के अंदर हैं और लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, तो ये अवाम की ताकत से डरे हुए हैं। इनको पता है ना हमारा मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, ना हमारा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये पार्टियां हमारे मुकाबले की नहीं है, हमारा मुकाबला इस निज़ाम से है। और हम इंशाल्लाह जो निज़ाम के खिलाफ इमरान खान साहब खड़े हैं, जिस तरह बुशरा बीबी खड़ी है, जिस तरह हमारी सेकंड टियर शिप कोर्ट लखपत में है, तो इंशाल्लाह फतह तहरीक इंसाफ की होगी, फतह इमरान खान की होगी, और हक ने गालिब आना ही है। दिल के बहलाने को गालिब ठीक है। जरा शैला साहबा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप तहरीक इंसाफ पे हंस रही थी या जो वो मुस्लिम लीग नून के बारे में बात कर रहे हैं उन पे हंस रही थी? शैला साहबा जो है वो देखिए, मैं जो ये तो है ना, ये बेचारे बोलते हैं, फिर इनको बाद में याद आता है कुछ और बोलूं। देखिए, ना मैं बेबसी पे हंस रही हूँ, ना किसी चीज पे हंस रही हूँ। मेरे लीडर्स तो 11-11 साल और बहुत अरसे जेलों में रहे, चाहे वो बीबी साहिबा हो या कोई और। मैं स्टूडेंट कैसे तहरीक चलती है और हम चलाते थे। इनका नजरिया ही नहीं है, इनकी बात जेल से आते ही डिवाइड हो जाती है। इनके कायद का अपने किसी कारकुन पे भरोसा ही नहीं है, और क्योंकि नजरिया नहीं है, थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए गए थे, और बस कोई नजरिया नहीं है। बस ये था सब बेईमान और तब्दीली चाहिए। क्या तब्दीली चाहिए? जो खैबर पख्तूनख्वा में आई है, कोई तरक्की नहीं हो सकी। और मैं समझती हूँ कि हमारे लिए लाइन और कोई सी वैसी नहीं है। हमने 16 लोगों के साथ बात है, लाइन में खड़े रहना अच्छी बात। हमने ऑपोजिशन की है। आप जो है ना, आप गोद से फिसल पड़े,
اور گوشت سے پھسلنے کے بعد آپ نے جو ہے نا ہم نے ایوب خان کو ڈیری نہیں کہا تھا شہلا صاحبہ. آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ پرویز مشرف کو جھٹلا نہ سکے جب تک وہ زندہ رہا. ہم نے جیتے کی نوک پہ اگر رکھا کہا تھا تھا تو سندھ کا کلچر ہے چاچا سائیں، دادا سائیں، بابا سائیں کہنا. اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، پہلے بھٹو صاحب منسٹر بنے 3 دن کے بعد ماشاءاللہ لگا. لیکن پڑھنے لکھنے سے آپ کا کوئی کام نہیں ہے، پی ٹی آئی کا صرف بولنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، پڑھنا لکھنا ہمارا کام بھی نہیں آپ ہے، چلا سینما کے میں دیکھ لیں. بلیک ہم اس کرنا دن بھی ہمارا دیکھیں کام گے، نہیں ہے. ہم اس دن دیکھیں گے بمبینو سینما میں بلیک ٹکٹ ہم نے نہیں بھیجے، جس دن آکسفورڈ سے پڑا ہوا ہے. جس دن میرا خیال ہے یہ تھوڑا پسل ہو گیا، تھوڑا پسل، تھوڑا اس پہ نہ جائے، نہیں اس پہ نہ جائے، اس پہ نہ جائے. میں نے تو سنا نہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ انڈین پروگرام میں پتہ چلا تھا کہ بڑے 3rd کلاس مارکس. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیڈر تحمل مزاج لوگ ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پسل ہو رہا ہے. میرے پاس انہوں نے کہا تھا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انڈین پروگرام میں جو ہے وہ چلا. میرا خیال ہے آپ بڑی اچھی ہیلدی ڈیبیٹ ہم نے کی ہے. میرے خیال ہے اچھے نوٹ کے اوپر شو کا اختتام کرتے ہیں، اچھے نوٹ پہ شو کا اختتام کرتے ہیں. شہلا رضا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، شفیع جان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آفریدی صاحب نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے کہ وہ کس طرح لے کے چلیں گے، اور وہ کوئی تحریک اس طرح کی نہیں لا سکیں گے جس سے وہ چڑھائی کر سکیں، اور نہ ہی عوام نکلے گی. افریدی صاحب جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی چلیں گے، ان کے ہر فیصلے کو منوان تسلیم کیا جائے گا. اور آپ کو لگ پتہ جائے گا جب اگر فیصلہ پتہ چلا. چلے میں تینوں مہمانوں سے، شہلا رضا پاکستان پیپلز پارٹی سے، شفیع جان پاکستان تحریک انصاف سے، اور کھیلداس کوستانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، آپ تینوں کا شکریہ اور اجازت بھی چاہوں گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.